डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट के जिन्होंने कि असम एंड नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने कल ये टेस्ट दिया है CPGEE 2024 कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, वो वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेपर मुझे तो कई कई स्टूडेंट्स ने भेजा है, लेकिन मैं कुछ का केवल नाम ले पा रहा हूँ। जिन्होंने सबसे पहले भेजा, बसंत दत्ता हैं, अनन्या गागोई हैं, निशिकर नाथ है, और कई लोगों ने मुझे जो है टेलीग्राम पे और मेल पे भेजा है। थैंक यू ऑल दोज स्टूडेंट हु सेंड मी दिस पेपर। और चलिए इसको बिना किसी ज़्यादा भूमिका के जल्दी से एनालाइज करते हैं, क्योंकि पेपर है बहुत मज़ेदार और काफ़ी कुछ कहने को है, काफ़ी कुछ बताने को है आपको, तो क्यों टाइम बर्बाद करें। CPGEE 2024 MA पॉलिटिकल साइंस की ये एंट्रेंस टेस्ट है कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम के लिए। उसके पेपर को एनालाइज कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, व्यूज, एनालिसिस एंड मेनी थिंग। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि पेपर के एनालिसिस शुरू करें, ये है बुक्स के नेम। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल बुक भी दिया है जो बहुत आप लोगों ने पॉपुलर बनाया है। ये बुक नहीं है, इनका लिंक यहाँ पे है जिसको आप क्लिक तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट पे है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, आप इसको अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए इस पेपर को करते हैं शुरू। और ये पेपर के बारे में दो चार पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं जब पेपर शुरू करता हूं। एक तो ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है, लेकिन अच्छा अपने आप में होने से नहीं होता है। पूरे एग्जामिनेशन जो हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें UGC नेट आते हैं, सेट आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, RPSC और फिर CUET PG, उन सब को मिला करके यदि देखा जाए, जामिया भी है, सिपेट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी एक तरह से जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है कि किस लेवल के क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे UGC है स्टैंडर्डाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक तरह की सिलेबस है। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई किसी लेवल का पूछ रहा है, कोई किसी लेवल का पूछ रहा है। आपको पता है मैं तो सभी पेपर एनालाइज करता हूं। अब इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इस बार के UGC नेट के पेपर से काफी आगे है। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप मास्टर्स में एंट्री के लिए किसी स्टूडेंट को काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हो, और फिर UGC नेट के टाइम में आप पूछते हो कि इस नेता का डेथ कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, किसने किसको क्या गूंगी गुड़िया कहा एंड ऑल, क्या पूछते हो? और यही हालत जो है डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में है, डिफरेंट सेट में है। कोई कुछ भी पूछ देते हैं, कोई बहुत टफ लेवल का, कोई बहुत आसान, कोई भी जो है एक यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि बच्चों को कैसा पूछा जाना चाहिए। इसलिए ये पेपर भी वरीसम है। वैसे अपने आप में देखा जाए तो ये पेपर एक बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है। ऐसे पेपर पूछे जाने चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पे एक बात और मैं बोलूंगा कि इस पेपर में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो वेरी वेरी डूएबल है, इजी हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप एलिमिनेशन टेक्निक से, यदि आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा है पॉल साइंस, तो आप कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन बेहद टफ है, जो आपने कितना भी पढ़ा हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं उसको मार्क करूंगा कि कौन आसान है, कौन मीडियम है, कौन टफ है। चलिए, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा उन स्टूडेंट को जिन्होंने इसको टेस्ट को दिया कि कट ऑफ कैसा जाएगा। बट ओवरऑल कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जॉन स्टुअर्ट मिल्स प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एज आर्टिकुलेटेड इन ऑन लिबर्टी? ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि यदि आप चार स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सही है। अब ये देखिए, इंडिविजुअल शुड हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एक्ट एज दे विश विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आपको पता है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, हार्म प्रिंसिपल जिसको वो कहते हैं, कि आप केवल वही कर सकते हैं जिससे दूसरे को हार्म नहीं, उसको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन उन्होंने कहा था। यदि अदर रिगार्डिंग एक्शन है तो डेफिनेटली सोसाइटी या स्टेट आपके एक्शन को कर्टेल कर सकती है। तो ये नहीं हो सकता द स्टेट शुड रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रमोट सोसाइटल वेल बीइंग एंड मोरल स्टैंडर्ड। ये उनका कभी नहीं कहना था। ये तो बिल्कुल जो है एक कम्युनिस्ट थॉट हो गया, या कह लीजिए कि कलेक्टिव थॉट हो गया कि सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेक्रीफाइस करता है। नो, नॉट एट ऑल। इंडिविजुअल्स शुड बी फ्री टू एक्ट दे विश प्रोवाइडेड देयर एक्शन डू नॉट हार्म अदर। यही है कि तब तक जब तक कि दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, मतलब अदर रिगार्डिंग एक्शन नहीं है, सोसाइटी या स्टेट को कोई हक नहीं है इंडिविजुअल को रोकने से, कुछ भी करने से, या कुछ भी बोलने से, या कुछ भी बनने से। द स्टेट शुड ओनली इंटरवीन इन इंडिविजुअल एक्शन टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट। ये तो ऐसे ही बकवास कोई लाइन है। तो एक ये सही है, मतलब इसको मैं कहूंगा मीडियम लेवल का या इजी टू मीडियम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हु ऑथर द बुक, क्योंकि यहां हार्म
देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। हु ऑथर द बुक कैन द सबल्टन स्पीक, ये सब तो ऐसा है ना कि फर्स्ट लेवल क्वेश्चन, किसने क्या बुक लिखा। तो ये इतना फेमस बुक है और मैंने इतनी बार इसको बताया है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक का। और ये बेसिकली आप इसके टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि ये बुक सबल्टन पे है। सबल्टन मतलब दबे कुचले सर्वहारा वर्ग, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी। इंडिया में देखें दलित, अति पिछड़ा वर्ग और कुछ और माइनॉरिटीज भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इवन वुमेन को भी लोग जो है सबअल्टर्न कैटेगरी में डालते हैं। पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री को लोग जो है सबअल्टर्न कह सकते हैं। तो उस तरीके से जो दबे कुचले, तो क्या वो बोल पाते हैं? सबअल्टर्न के साथ क्या होता है कि उनकी एजेंसी जो है, उनकी इंटरप्राइज जो है वो छीन ली जाती है। उनको तो बोलने का भी हक नहीं दिया था। बोलने का मतलब क्या, ये नहीं होता है कि वो आपस में घर में बात करते हैं कि नहीं। मतलब क्या वो उनकी आर्टिकल छपती है मैगजीन में? क्या वो टीवी पे इंटरव्यू देते सुने जाते हैं? क्या वो डिस्कोर्स जो समाज में बन रहा होता है उसमें भाग लेते हैं? इसको कहते हैं बोलना। क्या उनकी आवाज समाज में सुनी जाती है और क्या उस आवाज से कुछ फर्क पड़ता है? तो गायत्री स्पिवैक ने लिखा था कैन द सबल्टर्न स्पीक, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे चूंकि एंटोनियो ग्राम्स्की आते हैं, इनकी जो बुक है प्रिजन नोटबुक जरूर जान लीजिएगा। इसमें उन्होंने हेजोमनी का कॉन्सेप्ट दिया था, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रणजीत गुहा जो है बहुत बड़े सबअल्टर्न, सॉरी हमें ठीक नहीं मानना चाहिए, रणजीत गुहा जो है सबअल्टर्न स्टडीज के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। इनकी जो बुक है सबअल्टर्न स्टडीज, बहुत सारी बुक लिखी हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और होमी भाभा भी सबअल्टर्न पे और काफी उन्होंने लिखा है, द लोकेशन ऑफ द कल्चर, इनकी बुक को याद कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ऑथर्ड वर्क्स ऑन सोशलाइजेशन ऑफ लेबर। सोशलाइजेशन लेबर का मतलब क्या हुआ? घर में जो काम है, बच्चों को बड़ा करना, बूढ़ों का ध्यान रखना, घर का काम, इसको स्टेट जो है सोशलाइज कर दे। मतलब क्यों ना स्टेट इसका जिम्मा ले, क्यों औरतें इस काम को करें। एंड वुमेन्स लिबरेशन इन सोवियत रशिया एंड वाज ए की फिगर इन द अर्ली 20th सेंचुरी सोशलिस्ट मूवमेंट। बहुत सारा इन्होंने हिंट दिया है और ये सारे हिंट एक ही थिंकर की तरफ जाते हैं, अलेक्जेंड्रा कोलेंटाइन। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देख लीजिएगा। और जो मैंने कहा उस तरह की थॉट इनकी थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हुज वर्क फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो पावर टू डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू वेरियस टेक्निक्स ऑफ गवर्नेंस। जैसे ही बायो पावर का नाम आता है आपको, मिशेल फुको, जिसको हम पढ़ते हैं माइकल फोकाल्ट, उनका आना चाहिए ध्यान। बायो पावर उनका जो कॉन्सेप्ट था, पावर के उन्होंने कई रूप को उन्होंने देखने की कोशिश की थी। पावर और नॉलेज का नेक्सस को देखने की कोशिश की थी। पावर इस तरीके से जिसमें गवर्नेबल सब्जेक्ट बनाया जाता है, वो पावर है। पावर ऐसा जो लोगों को नॉर्मलाइज करता है, उसको नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया होती है, वो पावर। पावर जो है, जैसे खून हमारे शरीर में कैपिलरी से जगह जगह दिखाई पड़ता है या पूरे शरीर में छा रहता है, वैसे समाज में पावर हर जगह जो है वो कैपिलरी की तरह छाया हुआ। आप स्कूल में पावर देखेंगे, कॉलेज में पावर देखेंगे, ऑफिस में पावर देखेंगे, समाज में पावर देखेंगे, परिवार में पावर देखेंगे, दो आदमी के रिलेशन में पावर देखेंगे। मिशेल फुको, तो उनमें से एक पावर जो है बायो पावर है। बायो मतलब बायोलॉजिकल आया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि संजय गांधी ने इनफेमसली जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम या के तहत जो है नसबंदी चलाया। वो क्या था? बायो पावर था। आप मतलब बायोलॉजिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, 2 बच्चे से अधिक नहीं होना है, जबरदस्ती आपको नसबंदी करा देंगे, एंड मेनी अदर इस तरह के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस। इवन पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करना, पॉपुलेशन को डिफरेंट पार्ट में बांटना, सेंसस इटसेल्फ और सेंसस का जो है का यूज पॉलिसी मेकिंग में करना, लोग जो हैं किस तरह के होने चाहिए, डाइटरी हैबिट और उनका रेजिम कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज एंड ऑल, इन सब पे जब गवर्नमेंट खाने पीने पे जब कंट्रोल करने लगती है, biological power. So, biopower refer to the way in which modern state and institution exercise power over population through the regulation and control of biological processes, bodies, and population as a whole. Biopower. 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है कि कोई ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये सब बेकार की बातें हैं।
यहाँ तो एक इलीट होते हैं जो शासन करते हैं, मास जो हैं बेचारे केवल वोट देने के लिए होते हैं, वो चुनते हैं कि एक इलीट ग्रुप को दूसरे इलीट ग्रुप के ऊपर हम जो है शासन करने देते हैं। ये जो है एलीट थ्योरी की है, तो इसमें देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मोस्का पोस्टुलेटेड दैट नेसेसरली पीपल आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप, द रूलर एंड रूल। ये तो कोर थॉट है कोई भी किसी भी इलीट थिंकर का। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डिसीजंस आर टेकन बाय पीपल देमसेल्व्स, नॉट बाय लीडर। अब ये देखेंगे तो ये इसी को तो ये काटता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग खुद अपना शासन करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों सही होगा। द रोल ऑफ पीपल इज टू चूज रूलर फ्रॉम द कंपीटिंग एलिट्स, जो जोसेफ शुम्पीटर ने कहा था, यही डेमोक्रेसी है। तो बिल्कुल सही है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एपैथेटिक, मतलब इनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब भी नहीं होता है, कोई नृप हो टाइप का, स्लेविश, एंड दे आर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी बात, इसलिए वो मास होते हैं, मतलब उनको कोई मतलब भी नहीं होता है, इलीट ही रूल करते हैं, वही कैपेबल होते हैं। सो इसको भी मैं मीडियम क्वेश्चन कह सकता हूँ। 6 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। करेक्ट, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट एंड करेक्ट में। अब यहाँ देखिए ऑल ऑफ देम है, तो जब भी ऑल ऑफ देम हो डियर स्टूडेंट, तो जनरली वही सही होता है। और इसमें तीनों का नाम है हयाक, फ्रीडमैन एंड नॉजिक, जो कि लिबर्टेरियन है। तो इनके बारे में कुछ भी कहा जाएगा तो ये लिबर्टी के चैंपियन है, सही लगभग होगा। हयाक आइडेंटिफाइड फ्रीडम एज फ्रीडम फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ द स्टेट। एक तो उनका थॉट ऐसा था ही, आप गेस भी कर सकते हैं कि होगा क्योंकि ऑल है यहाँ। Friedman, Milton Friedman, argued that competitive capitalism and free private enterprise, exchange economy are necessary for liberty. मतलब free market economy liberty देता है, कौन बोलेगा नहीं, libertarian thinker है। Nozick argued that the state should perform limited functions, particularly for the maintenance of property rights of individual to ensure liberty. तो इन्होंने कहा ही था इनकी entitlement theory of justice है, तो all always safe होता है, because तीनों जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेमस लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं, लेसे फेयर स्टेट की बात करते हैं, और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट को सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, और फ्री मार्केट जो है वो लिबर्टी के तरफ ले जाता है, ऐसा मानते हैं। तो इसको भी आप मीडियम कह सकते हैं, ऑल के चलते। अब यहाँ पे देखिए मैच करना है, और यहाँ जब आप डिफरेंट तरीके से मैच कर सकते हैं, लेकिन एक मैच से आपका ये पूरा बन जाता है। जैसे देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो भारत ने भी एक तरीके से अपनाया नेहरू जी के टाइम में, और अभी यदि आप देखें तो नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, वो अपनाते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को मर्ज करना है, एक तरह से मिक्स करना। तो परस्यूट ऑफ सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मेथड, मतलब वो कम्युनिस्ट की तरह डंडा मार के, कोअर्सन, लिबर्टी छीन के नहीं, मतलब मार्केट कैपिटलिज्म भी रखना है, इंडिविजुअल राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, और लोगों को जो है, जो स्टेट के द्वारा जो सुविधा दी जाती है, समतावादी जो एक्टिविटी होती है, उसको करना है। तो परस्यूट ऑफ सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मेथड, यही तो सोशल डेमोक्रेसी एक तरह से कहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो 4 का 1 से ये क्रैक हो जाता है। अब बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा, कुछ मैचिंग आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। फैबियन सोशलिज्म जो है, ये बेसिकली तो आप इसमें जबरदस्ती मैच करना ही आपको, इमेंसिपेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। लेकिन फैबियन सोशलिज्म एक तरह का बहुत मॉडरेट ग्रेजुअल सोशलिज्म है, अगेन जो है, जो डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को भी साथ में रखना चाहता है, उस टाइप की, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से मिलता जुलता है फैबियन सोशलिज्म। सिंडिकलिज्म जो है, सिंडिकलिज्म ऑफ कोर्स जो है एक तरह का एनार्किज्म है, जो कि हर चीज सिंडिकेट जो है अपने को मैनेज कर सकता है, लोगों का जो ग्रुप होता है, जो आपस में बना करके वो सिंडिकेट बनाते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, स्टेट की हमें जरूरत ही नहीं है। और गिल्ड सोशलिज्म जो है, ये तो इंग्लैंड में बनी थी, और कई थिंकर इससे जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली गिल्ड सोशलिज्म एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करता है, जो है लिखा हुआ भी है, वेज लेबर को खत्म कर देना है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, वर्कर का जो है से होना चाहिए, वर्कर को खुद इंडस्ट्री को मैनेज करना चाहिए एंड ऑल। तो ठीक है, इसको भी मैं मीडियम कह सकता हूँ कि एक से ही मैच हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नियो मार्क्सिज्म। अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जाता है। नियो मार्क्सिज्म, जो कि अभी डिपेंडेंसी थ्योरी में भी आपको दिखती है, क्रिटिकल थ्योरी में भी आपको दिखती है, नियो मार्क्सिज्म, एक तरह से वो आगे निकल गए हैं मार्क्सिज्म से। तो इसमें देखेंगे तो नॉट करेक्ट है। तो ह्यूमनिस्ट स्ट्रेन ऑफ नियो मार्क्सिज्म एम्फेसाइज एंड on alienation and human emancipation, of course ये सही है। Scientific strain of neo-Marxism stresses on structural transformation of society at any level, global level पे भी structural
जैसे आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा स्ट्रक्चर है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की, कोर है, पेरीफेरी है, सेम पेरीफेरी है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। कंज्यूमर कैपिटलिज्म रेंडर्स द ऑप्रेस्ड सेक्शन, जो सबल्टर्न है, insensitive to their original discontent by stimulating their trivial material desire which can be easily satisfied। मतलब कंज्यूमरिज्म क्या है, आपके नीड को जो है मतलब आर्टिफिशियली नीड को पैदा करना और आपको फील कराना कि आपको ये चाहिए और उससे आप खुश रहो, ये पा करके उसके पाने की इच्छा करो, उनका सामान बिके। तो ये भी ठीक है, ये तो मार्क्सिज्म का भी था। Legitimization of the traditional institutions representing mythological, religious or philosophical explanation has been accepted by capitalism। अब ये जो है, ये स्टेटमेंट इतना वेग है, चूंकि ये तीनों स्टेटमेंट ज़्यादा सही लगता है, तो ऐसा थोड़ी कि कैपिटलिज्म ने जो है इसको लेजिटिमाइज कर लिया। और कैपिटलिज्म के बारे में ऐसा वो बोलेंगे भी, क्योंकि ये मैथोलॉजिकल रिलीजियस कैपिटलिज्म तो खुद एक जो है रिफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की चीज़ थी, इनलाइटनमेंट। तो इसको आप किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं कहूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिबर्टेरियनिज्म। अभी हम लोगों ने हयाक, नॉजिक और फ्रीडमैन देखा, वो लिबर्टेरियन थे, उनके बारे में भी मैंने बताया उनका जो कोर थॉट होता है, इसमें कौन सा करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ लेसे फेयर शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ द इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल स्फेयर। चलिए इसको अभी रखते हैं, कह भी सकते हैं ये बिल्कुल लेसे फेयर स्टेट होना चाहिए जो नॉन इंटरफेयरिंग हो। Libertarianism has been manifested through liberalization, privatization, globalization, ये भी सही है। It upholds full autonomy and freedom of individual। ये कौन बोलेगा नहीं, चूंकि all of the above है तो डेफिनेटली आपको इसको भी शामिल फर्स्ट को करना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मीडियम बन जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए है सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व द आर्बिट्ररी और इरैशनल यूज ऑफ जेंडर इन अवॉर्डिंग बेनिफिट्स, पोजीशन एंड पावर। कौन बोलेगा नहीं, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो ये है ही, मतलब जेंडर बायस है एक तरह का, इरेशनल जेंडर को जो है जेंडर के बेसिस पे पनिश करना है, आप फोटोज को पनिश कर रहे हो। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुड विदर अवे द सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट नेसेसरली। किसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्या एक पूरा समाज जो पैट्रियार्कल है यदि वो इकोनॉमिकली उन्नत हो जाए तो क्या सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेगा? क्या एक परिवार यदि इकोनॉमिक एम्पावर हो जाए तो नहीं करेगा? नॉट नेसेसरली, कर भी सकता है लेकिन नॉट नेसेसरली। सबसे कमजोर स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ये है। Equality demands not only equal opportunity to pursue male defined role but also equal power to create female defined roles or to create non-gendered role that men and women have equal interest in filling। बिल्कुल ये सब स्टेटमेंट लंबा है लेकिन बिल्कुल सही है। Sex equality demands equal value of both the sexes as human being। बिल्कुल ये सब सही है फेमिनिन, लेकिन ये चीज मुझे लगता है सबसे कमजोर है, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट के सेगमेंट में रखता हूं, लेकिन बी सबसे मुझे लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर। 11 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म आपको पता है कि 60s में चला, 60-70 लगभग 20 ईयर्स तक, जो सेकेंड जनरेशन भी कहलाता था, जिसमें बेसिकली ये आया कि जो 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 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऐसा सिंपल नहीं है कि वुमेन और मेन को इक्वल राइट दे दो, वोटिंग राइट दे दो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेम दे दो, सेम वेज दे दो तो हो जाएगा। बेसिकली जब तक ये पैट्रियार्की रहेगा समाज में, जिस तरह का पारिवारिक स्ट्रक्चर है जो पैट्रियार्की पे बेस है, और जो जेंडर रोल जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, और जैसे वुमेन को यूज़ किया था, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को छला जाता है, उनको घर में जो है डोमेस्टिकेट कर दिया जाता है ऑल, ये सब जो स्ट्रक्चर है, उनको प्रॉपर्टी राइट नहीं दी जाती है, वो है। तो ये जो रेडिकल फेमिनिज्म आता है, वो मानते हैं कि वुमेन की समस्या का जड़ जो है वो रूटेड इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है रेदर देन बायोलॉजिकल फैक्टर। ये बिल्कुल इनका कहना है कि बायोलॉजी से गाइडेड नहीं होता है कि हमारा सेक्स क्या है, मेल या फीमेल है, ये बिल्कुल सोशल प्रॉब्लम है। वुमेन जो है वो जन्म नहीं लेती है, बनाई जाती हैं, सिमोन डे बोवर ने जो कहा था। एंड पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा भी दिया जाता है रेडिकल फेमिनिज्म में। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला ही स्टेटमेंट है, वुमेन सबऑर्डिनेशन इज अल्टीमेटली बायोलॉजिकल, ये बिल्कुल नहीं मानती है। ये मानती हैं कि ये सोशल है, सोशल स्ट्रक्चर में रूटेड है। तो इसको आप हटा सकते हैं, तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि ये पेपर इतना ज्यादा पढ़ने वाला है कि मैं पढ़ते पढ़ते ही लेट हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। 12 नंबर देखिए, व्हाई डिड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मनु। तो यहाँ से थोड़ी आसान होने लगती है। मनु जो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप देते हैं या स्टेट देते हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन से आती है। जब गॉड देखते हैं कि दुनिया में अराजकता है, मत्स्य न्याय है, तो वो जो है किंग को पैदा करते हैं, एक तरह से किंग को भेजते हैं रूल करने के लिए कि
इसमें जो है मत न्याय को खत्म करो और अमन चैन लाओ, शांति लाओ। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन थ्योरी है। व्हाट इज ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ एन आइडियल मोनार्क अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार आइडियल जो मोनार्क होता है उसमें फर ई आज़ादी होती है, उसका जो हृदय होता है सूर्य के रोशनी से दीप्यमान होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, केवल लव हार्मोनी होती है। तो एक्चुअली जो आइडियल मोनार्क वो होता है, क्वालिटी उसका ये होता है जहाँ पे कि ना कि इफेक्टिव कंट्रोल करे और बहुत जोर से शासन करे और वो लड़ाई करे, नहीं, जो रेस्पेक्ट एंड लव ऑफ हिज सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट को अपना मुरीद बना लेता है, जो सब्जेक्ट उसको प्यार करती है और वो समाज में भी जो है सौहार्द और प्यार लाता है, वो जो है असली सॉवरेन है, जो जस्ट सॉवरेन है। अर्न द रिस्पेक्ट एंड लव ऑफ हिज सब्जेक्ट। Ambedkar's idea of social justice is primarily inspired from, ये सब आप इलिमिनेशन है। यदि आप इनका सोशल जस्टिस देखेंगे तो महाभारत से क्यों आएगा, इस तरह से हिंदू शास्त्र से वो प्रभावित थे नहीं। मार्क्सिज्म को उन्होंने काफ़ी बुराई की है, आपको पता है, उन्होंने बुक भी लिखा है बुद्धा या कार्ल मार्क्स, और वो बुद्धिज्म की तरफ गए। तो एक इसको छोड़ दीजिए, नन को क्यों, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट से ही वो लेते हैं। उससे वो जो आइडिया था लिबरलिज्म का, क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और जॉन ड्यूई और ग्रोटे इन सब उनके टीचर रहे थे, तो लिबरलिज्म से प्रभावित है। जो नेचुरल राइट में जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, उससे वो सोशल जस्टिस को लेते हैं कि सबको बराबर का हक है। 50 नंबर देखिए, व्हाई डिड जियाउद्दीन बरनी एडवोकेट जवाबित लॉ। जवाबित लॉ क्या था, वो पॉजिटिव लॉ था। पॉजिटिव लॉ मतलब जो सरकार बनाती है, मानव बनाते हैं, नेचुरल लॉ नहीं है, जो कि सेकुलर था, मतलब इस बेसिस पे नहीं था जो सरिया से निकलती है, सेकुलर लॉ था। और ये बहुत पहली बार ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम राजा को सलाह दी गई थी कि आप सेकुलर लॉ बनाओ, अदरवाइज उस समय तक जो है राजा, मुस्लिम राजा सरिया कानून के बेसिस पे राज करते थे। उन्होंने कहा नहीं, उस राज में जहाँ पे कि आप माइनॉरिटी में हो, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी हिंदू है, वहाँ पे आपको एक सेकुलर लॉ लाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, टू इनेबल मुस्लिम रूलर अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कि वो माइनॉरिटी में है, उनका कॉम माइनॉरिटी में। तो चलिए मीडियम है ये भी मीडियम है, क्योंकि इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये तो सबसे लंबा स्टेटमेंट, थोड़ा भी आपने यदि पढ़ा है जवाब तो आपको पता होगा। 16 है, व्हेन एन एम्प्लॉई रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर इट इज नोन एंड। ये सब इजी माना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मीडियम कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है उसका दुनिया में केवल एक बॉस है, क्योंकि आप केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर लेते हैं। इसी को यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, हेनरी फयोल ने जो दिया था। इसका जस्ट उल्टा जो होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। ये होता है कि एक सुपीरियर जो है डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, 1 2 3 4 5, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे स्केलर चेन या स्केलर प्रोसेस का जिक्र है, इसको हिरार्की कहते हैं, मतलब कमांड एंड कंट्रोल, ऊपर नीचे जो एकदम एक फिक्स्ड होता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में। इसको स्केलर चेन कहा था मुनी एंड रिले ने। तो ये हिरार्की है, और चेन ऑफ कमांड भी हिरार्की को दर्शाता है। 17 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन राइट सीक्वेंस। ये खासा आसान इसलिए हो सकता है कि इन चार को यदि आप पढ़ेंगे तो एक है वुड्रो विल्सन ने जो 1887 में ये आर्टिकल लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस आर्टिकल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई की शुरुआत होती है। अब इन सब में देखेंगे तो इससे पहले का तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं। हॉथरिन एक्सपेरिमेंट 1920s में होता है, एल डी वाइट 1926 में पहला टेक्स्ट बुक लिखते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कितने समय बाद आता है, फ्रेडरिक्स का। तो ऐसे में बी से शुरुआत होता हुआ, और एक ही ऑप्शन है जो बी से शुरुआत होता है, इसलिए ये इजी टू मीडियम हो जाता है। चलिए फिर भी मैं मीडियम मार रहा हूँ। 18 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम। तो यहाँ पे जब आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो चौथे पर जब आप आते हैं, चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डियर स्टूडेंट, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं लाया गया था। ये सबसे पहले जो डेवलप कंट्री, ओईसीडी कंट्री थे यूरोप के, वो उन्होंने अपनाया था, और बाद में जो बहुत बाद में डेवलपिंग कंट्री ने अपनाया। तो चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है 1980s के लास्ट में बाजारवाद जो है हावी हो रहा था, लिबर्टेरियन मूवमेंट चल रही थी। फ्रेडरिक हयाक जो है गुरु बन चुके थे, जो इंग्लैंड में जो थैचर थी, और थैचर और रेगन का जो है शासन चल रहा था। तो उस समय में जो नियो लिबरलिज्म की जो उभार था, जो बाजार आगे आए, स्टेट पीछे जाए, स्टेट जो है वो उन सब चीज़ों से हट जाए, उन एक्टिविटी से जो बाजार को करना चाहिए, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो,
ग्लोबलाइजेशन हो, उस दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उससे इस जो पॉलिटिकल जो नियो लिबरलिज्म का जो एक तरह समझिए स्वे हो रहा था या कह लीजिए उफान हो रहा था, उससे उसको समायोजित करने के लिए, उससे एडजस्ट करने के लिए, उसको कन्फर्म करने के लिए जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लाई गई थी। और उसमें यही हुआ कि जैसे प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से अपने को मैनेज करता है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इंक्रीज क्वेश्चनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट, मतलब स्टेट को क्वेश्चन किया गया, पीछे हट जाओ। इमरजेंस ऑफ न्यू राइट फिलोसफी जो थेचर रेगन के जमाने में हुआ, कंजर्वेटिव, बाजार आगे, स्टेट थोड़ा पीछे, टैक्स कम एंड ऑल, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इन वेस्टर्न कंट्री, ये सही था ना कि डेवलपिंग कंट्री। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है कि ये फ्रेडरिक्स लेकर के आते हैं, और क्यों। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन है डीकोलोनाइजेशन, नीड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर वेल ट्रेंड पर्सनल फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड आउटपुट, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल बेकार की बात है, नन छोड़ी। तो इन दोनों के चलते ही डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन ये अपने आप में लंबा दिखने के बावजूद भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। डीकोलोनाइजेशन भी बहुत ही इनडायरेक्टली है, क्यों, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन होता है क्यों, ये आंसर सही है, जबकि बहुत ही आसान नहीं है इसको कहना कि सही है। डीकोलोनाइजेशन जब होती है तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनता है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अलग चैलेंज लेके आता है डेवलप्ड कंट्री से, क्योंकि इन सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन और उसके चलते जो रूल रेगुलेशन है वो वेस्टर्न कंट्री से अपनाया जाता है, सीधे कॉपी पेस्ट, लेकिन वहाँ के समाज एक अलग ही धारा में चल रही होती है। तो इन दोनों के चलते क्या डिफिकल्टी होती है, इसी को इकोलॉजिकल अप्रोच में अपनाया गया था, इसलिए डीकोलोनाइजेशन विल बी द बेस्ट आंसर, बट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉइंट आउट द ऑड वन। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवेल्युएशन, ये सब जो है पॉलिसी की एक्टिविटी है, पॉलिसी साइकिल की, लेकिन पॉलिसी एजुकेशन जो है इसमें ऑड वन आउट है। तो ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन ट्राइब्स इन लोकसभा। अब ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कई एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, इवन यूजीसी नेट में भी। यदि आप देखेंगे कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व है हर स्टेट में, और वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, उस स्टेट में कितने पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे। तो आप देखेंगे 3 स्टेट उभर करके आता है जहाँ 5-5-5 सीट है, इसमें से 3 में है उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, तीनों में 5-5 सीट है। तो यहाँ पे चूंकि मध्य प्रदेश है और तो कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में 0 कोई ट्राइब है ही नहीं, तो गुजरात में भी कुछ कम है, और कई जगह 4-4 भी हैं। तो आपको एक देखना पड़ेगा, जैसे एससी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 18 सीट रिजर्व है। तो इस तरह की बातें आप एक बार टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफिकल्ट। यहाँ पे मैच करना है तो ये तो बहुत आसान है, बहुत तरीके से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इतनी फेमस डेट हैं जैसे। लेकिन एक जो है वो आपको सीधा क्वेश्चन क्रैक करता है, लाइक इंदिरा गांधी ने जो बैंक नेशनलाइजेशन किया था उसके उसी साल या एक साल बाद उन्होंने प्रीवी पर्स भी खत्म किया था 1969 में, उससे बहुत पॉपुलर हुई थी, थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हो गई थी, सोशलिस्ट। तो 3 का ए से जो है 3 का ए और ये क्रैक हो जाता है, बाकी को सीधा मैच कर लीजिएगा, सब आसान है। ये क्वेश्चन मैं जो है क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मुझे लग रहा है गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, मुझे लगा सारा करेक्ट है। ये तो बिल्कुल 3 तो ए सी डी तो बिल्कुल करेक्ट है। ए है क्यो वारंट टू, मतलब बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्यूपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, कोर्ट पूछता है थ्रू दिस राइट। सेफ गार्ड अगेंस्ट द अजर्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, अजर्प करने का मतलब हड़प लेना। तो पब्लिक ऑफिस पे कोई जाके बैठ गया हो, जैसे कोई चीफ इलेक्शन कमीशन गलत मतलब रॉन्ग ढंग से बनाया गया, आप रिट पिटीशन देते हैं कि ये क्वालिफाइड नहीं है, इनको गलती से बनाया गया है, तो वो पूछा सकता है कि आप जस्टिफाई करो कि आप उस पोस्ट को कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हो। क्वो वारंट टू। मैंडोमस क्या होता है, टू कमांड ए पर्सन टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी। पर्सन मतलब कैन बी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव जनरली। तो यस, मंडोमस यही है, अपना काम करो, वी कमांड। हैबिया कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी, होता है टू सिक्योर द बॉडी ऑफ एन इम्प्रिजन पर्सन, चाहे वो सरकार ने इम्प्रिजन किया हो या किसी प्राइवेट ने किडनैप कर लिया हो। सर्टियोरी जो है क्या होती है, फॉरबिडिंग द इंफीरियर कोर्ट इन एक्सेस ऑफ हिज जुरिडिक्शन। यस, ये भी है, मतलब यदि आप कोई इंफीरियर कोर्ट जो है अपने जुरिडिक्शन से
आगे बढ़ के करे जो उसको नहीं करना चाहिए तो उसको रोका जाता है, वो केस को अपने हायर कोर्ट मंगवा लेती है, उसको करेक्ट भी कर सकती है यदि कोई डिफेक्ट नीचे के ऑर्डर में हुई, सब सर्टियरी है। प्रोहिबिशन इससे थोड़ा हट गया, वहां पे सीधा जो प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट में हो रहा है उसको स्टॉप कर दिया था, जहां पे हो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन सर्टियरी लगभग ये है जो ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है। 24 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए बिल अमेंडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो नो नो, पहले ऐसा होता होगा, लेकिन 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट के हाथ पांव को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल बांध दिए। एक तो पार्लियामेंट को कोई जो है प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत करने के लिए, और ना ही प्रेसिडेंट को कोई पावर है कि यदि पार्लियामेंट से पास हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको साइन करना ही करना है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी। यस, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है जो टोटल जो वोट मिले वो 50% जो हाउस की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो, और 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 जरूर, मोर देन 2/3 हो। मतलब कहने का मतलब क्या, मान लीजिए हाउस में 100 लोग हैं और मान लीजिए कि 51 लोगों ने वोट किया, और उस दिन जो है जो प्रेजेंट थे, जो जो 100 लोग नहीं थे, 100 लोग तो टोटल हाउस का स्ट्रेंथ है, लेकिन उस दिन प्रेजेंट थे मान लीजिए केवल 75 लोग, तो 75 का जो 2/3 कितना होता है, यदि आप देखेंगे तो 50 होता है, और 51 लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब दोनों इसमें पूरा हो गया। 2/3 जो प्रेजेंट थे उनका 2/3 से भी ज्यादा है 51, और जो टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसका भी ये मेजोरिटी, मतलब सिंपल मेजोरिटी ज्यादा है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, देयर इज ए प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ द हाउस डज नॉट पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नो नो नो, ना तो मनी बिल के लिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, केवल ऑर्डिनरी बिल के डेडलॉक में बुलाई जाती है। इसके चलते इसका मतलब क्या है कि ये भी 3 भी गलत है, 1 भी गलत है, केवल 2 सही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। 25 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया classifies the ministries into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state एंड डिप्टी मिनिस्टर। बिल्कुल सही, और आपको जान लेना चाहिए यही 4 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। और जो कैबिनेट जिसको हम कहते हैं उसमें 2 मिनिस्टर भाग लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये दोनों मिनिस्टर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, ये दोनों नहीं लेते हैं, इनको जूनियर मंत्री कह सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये पहले ऐसी लिमिटेशन नहीं थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये लिमिटेशन डाल दी गई थी। तो ये भी कई जगह पूछा था किस अमेंडमेंट से डाला गया था, तो ये दोनों ही जो है ये सही स्टेटमेंट। 26 देखिए, यहाँ पे ये तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ जब पार्डन, रेस्पाइट, रेमिशन भी इसको कहते हैं रिप्राइव में, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट इसको जरूर याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। पार्डन तो ये हो गया कि पूरा माफी, मतलब एब्सॉल्व द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, मतलब आप माफ कर दिया पूरा। तो 1 का तो बी होगा, तो 1 का बी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे केवल आप 50-50 गेम खेल सकते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि 2 जो है उसका डी होगा कि ए। 2 का मतलब होता है रेस्पाइट, और रेस्पाइट का डी होगा कि ए होगा। तो डी क्या है, अवॉर्ड ए लेसर सेंटेंस इन व्यू ऑफ ए स्पेशल फैक्ट, मतलब कोई कारण हो, कोई गर्भवती है, कोई बीमारी है, उसके चलते उसके अवार्ड को लेस कर दिया जाता है, या reduces the sentence without changing its character, मतलब कि आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है 10 साल का तो आपको 5 साल कर दिया, लेकिन नेचर सेम रखा। तो यदि यहाँ आप देखें, मैंने तो पूरा ही दे दिया है, नेट से कॉपी पेस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। तो रेस्पाइट क्या है देखिए, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन ए प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। इसका मतलब डी होगा, रेस्पाइट डी। तो डी है यहाँ पे, तो इसके बाकी ये जरूर पढ़ लीजिए और मैच कर लीजिए, और इसको ध्यान से रोक करके स्लाइड को पूरा पढ़ के ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पार्डन के जो टाइप होते हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट के, मुझे अभी तो याद नहीं है, शायद 61 क्या है, देख लीजिए। जो पार्डनिंग पावर के जो आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट के और जो गवर्नर के, उसको भी याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में एक मेजर फर्क है कि गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस के पार्डन नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये सब बातों को याद रखें।
27 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको मीडियम बोलूंगा क्योंकि ऑलवेज ये टफ होता है। और ये आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है, आप 249 पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। बहुत सारे कंडीशन हैं, 4-5, जिसमें कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे जो है बना सकता है। एक तो यह यदि राज्यसभा पासेज ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयरिंग द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो बिल्कुल बना सकता है। दूसरा है कि यदि लेजिस्लेचर 2 से अधिक स्टेट के मिल करके रिक्वेस्ट करें, रिकमेंड करें पार्लियामेंट को कि भाई हमारे लिए बना दो, तो वो उन स्टेट के लिए बना देगा लॉ। और तीसरा है कि यदि कोई फॉरेन पावर के साथ एग्रीमेंट या ट्रीटी होती है तो उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है। तो यस, 1, 2, 3 और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शाह बानो जजमेंट वाज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग हुज टेन्योर। ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है और ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। इस पे काफ़ी राजीव गांधी की एक तरह से बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, बहुत बुराई हुई थी। इसको टिपिकल जो है तुष्टीकरण माना जाता है और माना जा सकता है शायद, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि साहबानो नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत थी जिन्होंने, अपने पति ने उनको तलाक दे दिया था। आपको पता है मुस्लिम में तलाक किस तरह से दी जाती है। और उन्होंने जो है कंपनसेशन मांगा था, जो किसी भी ह्यूमन का हक होता है कि मैं कैसे बूढ़ी औरत रहूंगी, यदि मेरे पति कमाते हैं तो मुझे दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो है कंपनसेशन देने का कोई कानून नहीं है। तो मेहर की राशि जो करीब 500, 1000 कुछ होती है, 40 साल 50 साल पहले की शादी हुई हो तो वही दे के पति जो है वो किनारे कट गए थे। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपको आपको मतलब ये फंडामेंटल राइट है, उसका जीने का अधिकार आपको देना पड़ेगा। इस पर मुस्लिम लोगों में काफ़ी हंगामा हुआ कि हमारे पर्सनल लॉ पे ये कुठाराघात है एंड ऑल। और राजीव गांधी ने क्या किया कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके जो है वो एक्ट पास करके, अमेंडमेंट नहीं, एक्ट पास करके जो है उन्होंने ये कर दिया कि उस वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको नलीफाई कर दिया। तो ये इससे जो है ये मैसेज गया समाज में, सभी में, हिंदुओं में भी और सभी में भी, मेजोरिटी कम्युनिटी में भी, कि सरकार जो है इस तरह से झुक जाती है माइनॉरिटी के, कभी कई बार जो जो डिमांड सही नहीं होते हैं उसके चलते भी। तो राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। लैंडमार्क केस, यूनिफॉर्म सिविल कोड फाइंड्स मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये एक इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, सब अलग अलग हैं और कई बार वो फंडामेंटल राइट से इन्फ्रिंज करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में आपका मैरिज, इनहेरिटेंस, तलाक, इन सब के लिए एक ही कानून होगा। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कास्टिंग वोट इन लोकसभा। कास्टिंग वोट पहले आपको समझना पड़ेगा। जब टाई हो गया तब जो है स्पीकर, जो कि एक तरह से एम्पायर होते हैं हाउस के, वो अपना वोट देते हैं कि भाई मैं इस तरफ दे रहा हूं, जिस तरफ देंगे वही फैसला होगा। अदरवाइज वो वोट नहीं करते हैं। नॉर्मली स्पीकर डोंट वोट, वो निष्पक्ष होते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि बिल्कुल सभी लोगों ने वोट दे दिया और बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए तो स्पीकर वोट करते हैं, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। अब चलिए कास्टिंग वोट के बारे में क्या है। ओनली द स्पीकर कैन कास्ट इट, बिल्कुल सही है, और किसी को पावर है ही नहीं। इट इज ऑलवेज कास्ट बाय स्पीकर ड्यूरिंग द वोटिंग फॉर ए मनीबल। ऑलवेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो तब कास्ट करेंगे जबकि ऐसा हो कि बराबर हो। इट इज कास्ट बाय ए स्पीकर इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, यही तो है। इट इज कास्ट बाय स्पीकर टू सॉल्व ए डेडलॉक टू ज्वाइंट सेशन ऑफ पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो कोई ज्वाइंट सिटिंग होती ही नहीं है, तो कास्टिंग वोट का सवाल कहाँ आएगा उसमें। तो इसका मतलब है 1 और 3 केवल सही है। बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन। 31 देखिए, द एजेंडा फॉर पीस इज एसोसिएटेड विथ। ये थोड़ा एक आसान क्वेश्चन, मीडियम लेवल का हो सकता है। एजेंडा फॉर पीस एक रिपोर्ट थी जो उस समय के सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के थे, बुट्रोस घाली, इजिप्ट के थे मुझे लगता है, उनके द्वारा ये जो है बुक निकाली गई थी। वही चेयरपर्सन थे एजेंडा फॉर पीस, जिसमें कि बेसिकली जो है जो पीस मेकिंग एफर्ट जो यूनाइटेड नेशन कर रही है, इंक्लूडिंग द पीस कीपिंग मिशन एंड ऑल, वो कैसे जो है वो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के थ्रू, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग के थ्रू या पीस बिल्डिंग के थ्रू पीस मेंटेन कर रही है, उसका एक पूरा लेखा जोखा था और क्या करना चाहिए। एजेंडा फॉर पीस, सो इट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ऑफ कोर्स। तो इजी कहा जाएगा क्योंकि केवल ये पूछा जा रहा है रिलेटेड टू, इसके बारे में पूछा भी नहीं जा रहा है। यदि ये पूछा जाता है कि उस समय सेक्रेटरी जनरल कौन थे, इसमें क्या, इसमें तो काफी दूर तक पूछा जाता है। यहाँ तक पूछा जाता है कि ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग में पहले कौन आएगा कौन बाद में आएगा, लाइक दैट, ये उसी क्रम में भी है। वन फॉर ऑल फॉर वन इज ए प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द। ये भी आसान क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन का। यदि ये पूछा जाता है कि इसका
इसको किस ऑथर ने जो है मॉडर्न टाइम में कहा है, तो मॉर्गेनथाउ ने कहा है। वैसे ये तो यहाँ लिख ही दिया इन्होंने कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक यदि फ्रेज से दर्शाते हैं तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे नाटो है, नाटो में यह है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब एक स्टेट पे यदि एक मेंबर स्टेट पे हमला हुआ तो सभी पे हमला हुआ, सब मिलके करेंगे, और यदि किसी पे भी हमला हुआ तो कोई भी मेंबर, हर मेंबर जो है दूसरे को हेल्प करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन में ऐसा है क्या? अभी आप देखिए यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो क्या सभी ने मिलके जो है वो हमला किया? वो मतलब ठीक है, आर्म्स दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कर पा रहा है? फिलिस्तीन में जो हो रहा है यूनाइटेड नेशन क्या कर पा रहा है? 33 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन वॉज कंसीव्ड इन द आइडियाज ऑफ। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट प्रिंसिपल से काफ़ी प्रभावित था, और खुद वुड्रो विल्सन जो है इस 14 पॉइंट प्रिंसिपल में इमैनुअल कांत का जो परपेचुअल पीस थेसिस था रिपब्लिकनिज्म के बेसिस पे, उससे वो प्रभावित थे। और ये बेसिकली था कि एक ऐसा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल के बेसिस पे जो है बनाया जाए, जो परपेचुअल पीस दुनिया में लाए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद सोचा गया था, बनी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कितनी बड़ी एक आयरनी थी कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उनका खुद अमेरिका उसमें शामिल नहीं हुआ, रसिया शामिल नहीं हुआ, जापान शामिल नहीं हुआ, तो डिफंक्ट जैसे रह गए लीग ऑफ नेशन। बाद में यूनाइटेड नेशन उसी के बेसिस पे बनता है फिर से, जो थोड़ी बहुत इफेक्टिव रही, लेकिन अभी क्या हाल है आप देख सकते हैं। 34 देखिए, हु आर्ग्यूड इफ सर्वाइवल इज द सोल मोटिव ऑफ द स्टेट देन देयर विल बी नो एग्रेशन। गौर से इसको 5 बार पढ़िएगा। सम स्टेट्स में persistently seek goals that they value more highly than survival and hence may rationally choose not to balance। ये अति डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का लाइन कहीं से आप उठा लीजिए, ये बेसिकली केनेथ वॉल्ज का जो बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उससे जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह लीजिए, उससे ये लिया गया है। और इसका यदि आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कहना क्या चाहता है, कि केवल सर्वाइवल ही जो है सोल मोटिव स्टेट का नहीं होता, वो कई और चीज़ों से गाइडेड हो सकते हैं, अपना इमेज, दुनिया में क्या होना चाहिए, एंड मेनी अदर मोटिव से, आइडियोलॉजी से। और उसके चलते जो है कई बार वो जो है बैलेंस ऑफ पावर की तरफ नहीं जा करके जो है वो अलग भी जा सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर तो ऑलवेज करेगा स्टेट यदि केवल सर्वाइवल मोटिव होगा तो। लेकिन यदि उसको लगेगा कि बैलेंस ऑफ पावर करने से हमारा अपना आइडियोलॉजी का नुकसान, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो जाती है, या हमारा जो इमेज है वो खराब होता है, तो नहीं जाएगा। इंडिया भी नहीं गई बैलेंस ऑफ पावर के लिए, वो उसने अपना अलग नाम बनाया एंड ऑल। तो ये केनेथ वॉल जो कि डिफेंसिव नियो रियलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के प्रणेता हैं, नियो रियलिज्म जो है जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं उसके फादर माने जाते हैं, तो उनका ये कथन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। 35 देखिए, द फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस कब होता है? ये भी आसान नहीं है, ये होता है 1899 में, बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ यहाँ लिख दिया है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं थकता चला जा रहा हूँ, और आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इससे जो निकल के आता है, ये रसिया के जार निकोलस II ने इसको कन्वीन किया था, उससे काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस। आज के समय में हेग क्यों फेमस है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों के हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस हेग में है। हो सकता है कि वो पीस पैलेस इसलिए उसका नाम रखा गया होगा कि वहीं पे ये पीस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, और उसी में दोनों का ऑफिस भी है। द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वहां पे कोई समिट नहीं होती, कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं जाते। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल पे होती है, जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हर मेंबर स्टेट के जाते हैं, वही सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग जो है बॉडी है WTO में। ये जानना चाहिए कि WTO का गवर्नेंस, IMF का गवर्नेंस, जैसे एक पॉइंट आपको जानना चाहिए कि WTO में डिसीजन कंसेंसस से होता है, एक भी मेंबर नहीं माना तो नहीं होगा, जबकि IMF में कंसेंसस से नहीं होती है, सबको एक वोट नहीं होता, यहाँ पे हर मेंबर को एक वोट होता है, वहाँ पे वेटेड वोट होता है, मतलब जितना IMF के बजट में एक मेंबर कंट्रीब्यूट करती है जितने परसेंटेज, उतना ही परसेंट वोट का वेट उनका होता है। लाइक इंडिया का करीब 2.8% के आसपास शेयर है, वोट का जो वेट है उतना है, जबकि अमेरिका को हो सकता है कि 15% हो, चाइना का 10%, लाइक दैट। तो ये सब आपको गवर्नेंस जानना चाहिए कि IMF का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक का कैसा है, WTO कैसा है। 37 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स क्लेम्ड रूरल मस्ट ओबे द इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन कन्वेंशनल रिलीजियस मोरालिटी दैट गाइड्स द एवरेज सिटीजन। ये आप गेस कर सकते हैं कि जैसे ही कोई ऑथर ये कहता हो कि जो धर्म से मोरालिटी आती है, जो कॉमन मोरालिटी है एवरेज सिटीजन का, उससे राजा ऊपर है,
तो आपको मैकियावेली का ध्यान आएगा। कन्वेंशनल मोरलिटी से राजा को फ्री करते हैं। वो कहते हैं कि राजा जो है वो इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलता है। इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने एक्शन के लिए 100% जवाबदेह हो। आपने यदि कोई वॉर का डिसीजन लिया और हार गए, जैसे ऋषि सुनक ने स्नैप पोल अर्ली पोल का डिसीजन लिया और बुरी तरीके से हार गए, तो वो लीडर जो है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एज ए लीडर आपको उसका वहन उठाना है। आपको ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, बोलोगे नहीं मेरी गलती नहीं, मेरे नीचे ये हो गया वो हो गया, नहीं। यदि आपने कोई निर्णय लिया और वो बैकफायर करता है राजा के तौर पे, लीडर के तौर पे, तो आपको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, निकोलो मैकियावेली। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। Which one of the following IR theories argues that states care more about absolute gain than relative gain? ये easy question है कि absolute gain versus relative gain जो है ये एक बहुत ही fundamental difference है between liberalism and रियलिज्म। तो लिबरलिज्म जो है एब्सोल्यूट गेन की तरफ जाती है। एब्सोल्यूट गेन का मतलब क्या है कि दो स्टेट, मान लीजिए ए और बी है, कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव वेंचर में जा रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का है, पेंडेमिक का है, तो हर स्टेट केवल ये सोच रही है कि हमको इस कोऑपरेटिव वेंचर से क्या फायदा हो रहा है। ये नहीं सोच रही है कि मेरे रेस्पेक्ट में दूसरे कंट्री को कितना फायदा है, मतलब रिलेटिवली वो नहीं सोच रही है, ऑलवेज जो एब्सोल्यूट टर्म में सोच रही है। तो वो करेंगे कोऑपरेशन। यदि वो जैसे ही वो रिलेटिव टर्म में सोचने लगेंगे तो ये सोचेंगे कि हमें 5 यूनिट का गेन हो रहा है, मेरे प्रतिद्वंदी को 10 यूनिट का, तो एक तरह से 5 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है। रियलिस्ट थॉट ऐसा ही होता है, लिबरलिज्म। Who among the following described state in the international system as conflict group? ये आप यदि आपने वाइड रेंजिंग पढ़ाई की है आईआर में, तो इस क्वेश्चन को बिना आप जाने हुए एलिमिनेट करके आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जोसेफ ने जो है एक लिबरल थिंकर है जिन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया। ये नहीं कह सकते कन्फ्लिक्ट ग्रुप, ये रियलिस्ट कॉन्सेप्ट है। इमैनुअल कांत तो परपेचुअल पीस थेसिस देते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट ग्रुप के बेसिस मान ही नहीं सकते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा एक लिबरल थिंकर हैं जो लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो ये भी नहीं। केवल एक ही इसमें रियलिस्ट थिंकर हैं, रॉबर्ट गिल्पिन, और उन्होंने ही कहा होगा, और उन्होंने ही कहा है। रॉबर्ट गिल्पिन ने जो है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी दी है, आप याद रखिए। Who among the following, तो ये डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते थे इजिली। Who among the following thinkers propagated the thesis withering away of state? ये सब जो है इजी क्वेश्चन है। withering away state, कार्ल मार्क्स। मतलब स्टेट एक समय में विदर अवे हो जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन आइडिया बिहाइंड सोशल डार्विनिज्म? सोशल डार्विनिज्म है क्या? वैसे तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। वो ये है कि जो बायोलॉजिकल डार्विनिज्म क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट जो पर्सन है, फिटेस्ट जो स्पेसीज है, वो सर्वाइव करेगी, बाकी वो खत्म हो जाएंगे। नेचर जो है वो फिटेस्ट को चुनती है, और जो अनफिट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका नेक्स्ट जनरेशन होता ही नहीं है। इस तरह से इसका ये भी है कि जनरेशन बाय जनरेशन स्पेसीज ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि फिटेस्ट लोग ही केवल आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का वंश जो है आगे बढ़ता है। ये जो है डार्विन की जो है वो फिटेस्ट की पॉलिसी है या थ्योरी है, कल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन इसी को जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सोशल फील्ड में उतार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे कल्चर हैं, उस कल्चर को मानने वाले बहुत सारे सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है। तो जो सोशल डार्विनिज्म ये कहता है कि सोशल इकोसिस्टम में, जो पूरे दुनिया को यदि आप एक ग्लोबल सोसाइटी मानो, तो उसमें वो कल्चर, वो सोसाइटी, वो सिविलाइजेशन जो है वो चुन ली जाएगी और आगे बढ़ेगी, और उसका वर्चस्व होगा जो फिटेस्ट है। अब ये देखिए कितना रेशियलिज्म है। इसी बेसिस पे कोलोनियलिज्म को जो है जस्टिफाई किया गया कि जो व्हाइट रेस है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है सोशल डार्विनिज्म के अनुसार वो फिटेस्ट है, इसलिए उनका हक है कि वो आगे बढ़ेंगे, और जो लेसर कल्चर है, लेसर सिविलाइजेशन है, लेसर सोसाइटी है, उनको जो है पीछे जाना ही जाना पड़ेगा सोशल डार्विनिज्म के अनुसार। इट इज अ वेरी रेशियलिज्म। So the theory that human society evolved through competition and natural selection similar to biological evolution, लगभग इस बात को कहता है। 42 देखिए, which of the following concept is central to the post-Marxist theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe? कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अब इनको आपने यदि स्पेसिफिक, आई डोंट नो कि अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है लैकलॉ एंड मॉफे की जो थॉट है पोस्ट मार्क्सिज्म का, लेकिन आप इसको फिर भी कुछ कुछ गेस कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट मार्क्सिज्म, अभी आपने नियो मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा, वो भी उसी तरह से मार्क्सिज्म से, वो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म से आगे निकल गए, लाइक पोस्ट बिहेवियरलिज्म से आगे निकल जाता है।
पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म से आगे निकलता है, उस तरह पोस्ट मार्क्सिज्म जो है वो अब इससे निकल गया है कि सब कुछ क्लास वॉर से नहीं देखना है, इससे भी वो आगे निकल गया है केवल वर्किंग क्लास के थ्रू ही रिवॉल्यूशन, सोशल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। तो अब कहां हो गया है, तो इसमें से देखिए एक ही आपको चुनना है, द इनएविटेबल कोलैप्स। तो सबसे बड़ा लाइन कौन है, ये है। तो हम पहले शक करेंगे कि यही सबसे सही होगा, क्योंकि जो मैंने आपको फार्मूला बताया है और यही सही है भी, लेकिन यहां देखिए, द इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म ड्यू टू इंटरनल कंट्राडिक्शन। आई डोंट थिंक कि पोस्ट मार्क्सिज्म इस पर बहुत चिंता करेगा कि कैपिटलिज्म क्यों ढह जाएगा। द आइडिया दैट क्लास स्ट्रगल इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल चेंज, यही तो वो काटता है। नो, ये सब तो क्लासिकल मार्क्सिज्म का थॉट था कि क्लास स्ट्रगल ही सोल डिटरमिन करता है। ये भी क्लासिकल मार्क्सिज्म का है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बेस ही सब कुछ जो है सोसाइटी को शेप करता है, उसके सुपर स्ट्रक्चर को। ये सब क्लासिकल मार्क्सिज्म है। तो एक ही बच जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनिक आर्टिकुलेशन वेयर डाइवर्स सोशल डिमांड्स एंड यूनिफाइड इनटू ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। इसका मायने क्या है, मैंने यहाँ पे काफी चीजें जो है रिसर्च करके थोड़ा सा यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफी देर ये पेपर लंबा होते जा रहा है, डिफिकल्ट। Which of the following best encapsulate the postmodernist critique of traditional political science? ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको मीडियम रख रहा हूं क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे, ये कह रहा है कि बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को जो क्रिटिक करता है, जो उसकी जिसको कि वो नकारता है, वो इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। द बिलीफ दैट पॉलिटिकल साइंस शुड स्ट्रिक्टली अडहेयर टू एम्पिरिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी को नकारता है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। पोस्ट मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को मानता ही नहीं है। बी है द आर्गुमेंट दैट ग्रैंड नैरेटिव एंड यूनिवर्सल थ्योरीज आर इनएडिक्वेट, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स। बिल्कुल यही है। आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो ग्रैंड नैरेटिव को नहीं मानते हैं। यूनिवर्सल थ्योरी जो बनाई गई हैं, जो बड़े बड़े प्लेटो के आइडियल स्टेट एंड ऑल, ये सब को वो नकार देते हैं और वो एम्फेसाइज करते हैं कि नॉलेज जो है लोकलाइज्ड होती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, कंटिंजेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, कोई यूनिवर्सल नहीं होती है, और पावर और नॉलेज का नेक्सस होता है। इन सब बातों को वो कहते हैं। तो बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल सही है। ये सी डी अपने से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आपको सही आंसर मिल चुका है और यही सबसे लंबा सेंटेंस भी है। 44 देखिए, who laid the foundation for post-colonial theory by examining the way in which West perceive and represent the East in its seminal work Orientalism। जैसे ही Orientalism का नाम आता है, आपको एडवर्ड सेड का नाम याद आना चाहिए। 1978 ये फिलिस्तीन के थे। अभी जो फिलिस्तीन जो 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 चल रहा है, आप लोगों को सब पता है, वहां के एडवर्ड सेड थे। उन्होंने ओरिएंटलिज्म में ये कहा था कि जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं वो ईस्टर्न कल्चर को, ओरिएंटल कल्चर को इसलिए नहीं स्टडी करते हैं कि वो समझ सकें, इसको अप्रिसिएट करें, रिकॉग्नाइज करें या तुलना करें वेस्ट से। ये बेसिकली इसलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे हमें नीचे रख सकें अपने कल्चर से, एक बाइनरी बना सकें कि वेस्टर्न कल्चर या ऑक्सीडेंटल कल्चर जिसको कहते हैं वो ऊपर है, ओरिएंटल कल्चर नीचे है। हमें नीचा दिखाने के लिए हमें समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड सेड, ओरिएंटलिज्म। 45 देखिए, विच पॉलिटिकल लीडर वॉज ऑफन एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशल डार्विनिज्म। ये तो दूसरी बार आ रहा है, लेकिन ये बहुत अजीब है कि यहाँ पे वो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम नहीं पूछ रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल लीडर का नाम पूछ रहे हैं जो सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित थे या थी। एडवोकेटिंग फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिड्यूस स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग 1980s। अब देखिए, सोशल डार्विनिज्म को कहाँ ले जाते हैं, ये न्यू राइट की तरफ ले जाते हैं, इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाते हैं, न्यू लिबरलिज्म की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक ही थिंकर इसमें से आता है जो इनको फिट बैठती है, मार्गरेट थैचर। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल डार्विनिज्म जो है कहीं ना कहीं लिबर्टेरियनिज्म की तरफ भी जाता है, न्यू लिबरलिज्म की तरफ भी जाता है। इन प्लेटोस, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, in Plato's allegory of cave, what do the men with puppet moving along the elevated roadway represent? ये सब इतना डिफिकल्ट है, ये हमने भी अपने वीडियो में चर्चा नहीं की है, कहीं पे ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, लेकिन यदि आपने बहुत डीप में पढ़ा हो, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये अपने एलिगोरी ऑफ केव में जो है इसका जिक्र करते हैं, बहुत सारा जिक्र करते हैं। वो फिलोसफर किंग को बताते हैं जो सन में निकल गया है, उसको धूप दिखाई पड़ रहा है। वो जो जनरल जो इग्नोरेंट पर्सन होते हैं, जैसे सभी जो लोग हैं, हम लोग मासेज, जो अपने सेंस एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं दुनिया में क्या ट्रूथ है, उसको उन्होंने कंपेयर किया था गुफा में, जो है अंधेरी गुफा में जो लोग बेचारे हैं और दीवार पे झिलमिलाती हुई जो
हल्की सी शैडो बन रही है, उसी को से जो देख रहे हैं उसी को रियलिटी समझ रहे हैं। वो बेसिकली सन के लाइट में वो नहाए हुए ही नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं मिला, एंड लाइक दैट। उसमें वो दिखाते हैं कि एक एलिवेटेड रोडवे है, उसमें कुछ लोग जो है वो कठपुतलियों के साथ जो है मूव कर रहे होते हैं और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो केव में जो है वो ऐसे ऐसे पपेट जो है उसका परछाई बनती है, और उससे जो लोग हैं, जो कॉमन जनता है, वो सोचती है कि ये ऐसा दिख रहा है तो यही सही है। तो बेसिकली वो अभी जो हो रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि ये मीडिया है, ये पपेट मूव करने वाले जो हैं वो पावरफुल हाउसेज हैं जो आपको बताते हैं कि देखो सच ये है, रोज शाम में, रोज दिन भर की ये सच है, ये सच है, आपके सामने परोसा जाता है। सो दे आर द मैन विथ पपेट मूविंग अलोंग द एलिवेटेड रोडवे। वो आपको जो बताते हैं वो सच नहीं होता है, लेकिन आपको वो बताते हैं कि ये सच है और आप उसको बिलीव कर लेते हैं क्योंकि आपके पास और रास्ता ही नहीं है, आपके पास सच जानने का जरिया नहीं है। तो वो लोग वो हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं फॉल्स नॉलेज का, और जो जनता को जो है, जो केव में पड़े हुए हैं, जो भ्रमित हैं, जो कि सूरज की रोशनी को देख नहीं रहे हैं, उनका वो फॉल्स नॉलेज क्रिएट करते हैं, जो उनके सेंस एक्सपीरियंस से बेचारे वो समझने की कोशिश करते हैं। सो दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द इल्यूजन दैट प्रिजनर्स परसीव एज। प्रिजनर्स मतलब जो केव में फंसे हुए हैं, जो कॉमन मैन है, और उन्हीं को निकालने के लिए फिलोसफर किंग होता है, जो सन के लाइट में नहाया हुआ होता है, उसको असली चीज दिख गया है और वो इन प्रिजनर को छुड़ाता है अपने ज्ञान से, वो फिलोसफर किंग है। वेरी वेरी डिफिकल्ट। In Plato's Republic, which part of the soul does the wealthy man cephalus represent? Again जो है इसको आप बना सकते हैं, ये मीडियम जैसा बन सकता है, लेकिन डिफिकल्ट भी हो सकता है यदि आप घबरा जाएं तो इतने टफ क्वेश्चन देख करके। बेसिकली क्या आपको पता है कि 3 पार्ट सोल की जो है प्लाटो ने कल्पना की थी। एक पार्ट जो है वो रीजन से भरा हुआ है, उसको लोगोस उन्होंने कहा था, जो विजडम वाला पार्ट है, रैशनल पार्ट है सोल का। दूसरा स्पिरिट या करेज, जो थॉमस उन्होंने कहा था स्पिरिटेड पार्ट। और तीसरा एपेटाइट और डिजायर, इपिथ्यूमिया इन्होंने कहा था। तो इन्होंने ये कहा था कि जिसमें रीजन बलवती है जिसके सोल में, उसे फिलोसफर किंग बनना चाहिए। जिसमें स्पिरिट बलवती है उसको सोल्जर क्लास में होना चाहिए। और जिसमें एपेटाइट बलवती है, मतलब खाओ पियो मजे करो, इंटरप्राइज उगाओ, प्रोड्यूस करो खाओ, उनको जो प्रोड्यूसर क्लास में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप यदि इतना जानते हैं तो आपको सेफालुस यदि वेल्दी मैन पहले ही कह दिया गया, तो जो वेल्दी है, जो वेल्थ बनाया है, क्रिएट किया है, वो तो एपेटाइट को ही दर्शाएगा ना। तो द एपेटाइट और डिजायर ड्रिवन पार्ट ऑफ द सोल को दर्शाएगा, वो थोड़ी कोई रैशनल पार्ट या विजडम या स्पिरिट पार्ट को दर्शाएगा। लेकिन वेरी डिफिकल्ट। Which of the following philosopher compared himself with Christopher Columbus? ये अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट है। ये कहने वाले रेने देका थे। रेने देका का जो सबसे फेमस जो थीम है वो है कॉगिटो इर्गो सम। कॉगिटो इर्गो सम का मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब क्या होता है कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। असल में रेने देका एक ऐसे महान मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बट फिलोसफर भी थे। सभी साइंटिस्ट, आपको ध्यान होना चाहिए, फिलोसफर है। न्यूटन पहले फिलोसफर है तब साइंटिस्ट है, और इसीलिए उन्होंने गिरते हुए एप्पल को देख के सोचा कि ऊपर क्यों नहीं जा रहे। यदि फिलोसफर नहीं होते तो वो सोच ही नहीं पाते। तो कोई भी साइंटिस्ट पहला फिलोसफर होता है तब साइंटिस्ट होता है। तो कॉगिटो इर्गो सम में वो ये कहते हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है ये फ्रेज, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो ये कहते हैं कि जो सोचता है तभी मेरा एग्जिस्टेंस है। जिस दिन मैं सोचना बंद कर दूंगा मैं नहीं हूं। और इस पे तो चलिए पूरी क्लास लिया सकती है। बेसिकली वो ये कहते हैं कि हमें रैशनली सोचना चाहिए, हर चीज को डाउट करना चाहिए, किसी को भी गिवन नहीं लेना चाहिए। जब हम डाउट करते हैं तो हम सोचने लगते हैं। जब हम बिना डाउट के किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां पे हमारा एग्जिस्टेंस ही नकारा चला जाता है। तो इस टाइप का यदि आप रैशनल इंसान है, जो हर चीज को तर्क के कसौटी पे कसेंगे, हर चीज को क्वेश्चन करेंगे कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, तो इसका मतलब आपका वजूद है। उनके कहने को रेने देखा, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो थॉट मैं दे रहा हूं वो उसी तरह से अनचार्टेड टेरिटरी में जाती है, जैसे कोलंबस गए थे, पता ही नहीं था कहां जा रहे, लेकिन कहीं पहुंच गए। तो रेने देखा, वेरी वेरी डिफिकल्ट। Which political philosopher's theory of legitimacy and consent of government was invoked to both critique and defend slavery during the Lincoln Douglas presidential debate? ये आप गेस कर सकते हैं कौन ऐसे होंगे जो कि कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट की थ्योरी देते हैं। जॉन लॉक। कौन ऐसे थे जो स्लेवरी को जो है वो एक तरह से बुराई नहीं करते हैं और स्लेवरी ट्रेड में से पैसा भी कमाया था। जॉन लॉक। कौन थे ऐसे जो अमेरिका का जो है किस स्टेट का, उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना किसी का उन्होंने संविधान भी लिखा था। ये सब जॉन लॉक के साथ। तो आप गेस कर सकते हैं कि जॉन लॉक के ही थॉट
पे वहाँ पे स्लेवरी को डिफेंड भी किया होगा, और एक मतलब दोनों ही तरह से उनको इनके थॉट को यूज़ किया गया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि जॉन लॉक के थॉट का जो है यूज़ इवन कॉलोनाइजेशन के लिए भी अमेरिका में किया गया था, जहाँ पे ये हुआ था कि लॉक ने ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी है, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसका बेस्ट इस्तेमाल जो कम्युनिटी कर सकती है, जो लोग कर सकते हैं, उसका उस पर हक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास में बहुत ज़मीन है और आप उसको बिल्कुल बंजर छोड़े हुए हो तो आपका हक ही नहीं है उस पर। मतलब लेबर थ्योरी जो उनका प्रॉपर्टी का है, मतलब जो उस ज़मीन पे मेहनत करेगा उसको वो ज़मीन मिलना चाहिए, लाइक दैट। इसको जो है यूज़ किया गया था इस थॉट को जस्टिफाई करने में, कॉलोनिज्म को। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी द सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस वेयर मनी ट्रांसफॉर्म इनटू मोर मनी, इसको क्या बोलेंगे? तो ये सिंपली क्या बोलेंगे? कैपिटल अक्यूमुलेशन। मतलब मान ले मनी है m और बिजनेस के बाद m+1 हो जाता है तो कैपिटल और बढ़ता चला जाता है, यही तो है कैपिटल अक्यूमुलेशन। कमोडिफिकेशन क्या है कि हर चीज को आप जो है कमोडिटी बना देते हैं। जो लेबर है, जीता जागता आदमी है, लेकिन लेबर अपना लेबर बेचता है मार्केट में, वैसे आलू प्याज बिकता है, तो कमोडिफिकेशन हो गया लेबर। इवन रिलेशन का कमोडिफिकेशन हो गया, मित्रता का कमोडिफिकेशन हो गया, लाइक दैट। मेटामॉर्फोसिस ऑफ मनी है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि मनी का रूप बदल जाना। जैसे आप देखिए कि अभी मनी का रूप बदल के बिटकॉइन हो गया, मनी अपना अपना रूप बदल लेती है। अभी जो है मनी का जो आप पेटीएम से करते हैं तो उसका रूप कैसे बदल जाता है, आपका मोबाइल जो है वॉलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब आपको मैं थैंक्स बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कहूंगा घबराइए नहीं। आप लोगों जिन्होंने भी इसको दिया होगा उनको थोड़ी परेशानी हुएगी। आप मेरे यदि स्टूडेंट हैं तो बहुत चीज़ें आपको पता होगी, बहुत गेस आपने किया होगा, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट मैचिंग में आपने मैच किया होगा। मुझे लगता है कि ये पेपर इतना टफ है, इतना ज़्यादा गूढ़ है कि इसमें यदि आपने 25 भी ले आए आप, जो कि मेरे कई स्टूडेंट लाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। डोंट वरी, 50% मार्क्स लाने पे आपका काफ़ी अच्छा चांस है, इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, पॉल साइंस हिल कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में सब्सक्राइबर वो तेजी से 1,50,000 हो, थोड़ी वजन और बढ़ेगी। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं CUET PG 2025 की कब बैच शुरू होगी, तो आपको बताना है कि ये 1 अक्टूबर 2024 शुरू होगी। यदि आप नेट JRF का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब, क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू हो, इसलिए मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं। ऑलवेज याद रखिए POLSC हेल्प, हर जगह केवल यही है। वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, और ट्विटर @paulsciencehelp है। सो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।